गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आप सभी के लिए बिहार दरोगा की क्लासेज है, ठीक है। बिहार दरोगा की क्लासेज है। मैं थोड़ा सा वॉइस चेक करें क्योंकि बार बार जो है ना वॉइस ही चली जाती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि कैसी चल रही है तैयारी, क्योंकि एडीओ का भी एग्ज़ाम जनवरी में प्रस्तावित किया गया है, एजुकेशन ऑफिसर का और बिहार दरोगा का भी। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाने का ट्राई करें अभी से ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा आपको पता होगा सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे सेट से, क्योंकि देखिए कि जितने टॉपिक आप हर बार कवर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा नहीं बनाओगे तो आपके क्वेश्चन लड़ने के चांसेस बहुत कम ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि रंजीत सिंह के राज्य सम्मिलित थे। तो रंजीत सिंह का राज्य आपको श्रीनगर जो आप जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हो उनके बारे में यहाँ से सम्मिलित है। अब देखिए कि रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। तो पूछेंगे कि यह किस मिसल से बिलोंग करते थे, तो सुकरचकिया आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किससे थे, तो सुकरचकिया इससे आपको ये बिलोंग करते थे, ठीक है। इससे आपको ये बिलोंग करते थे। अब याद रखेंगे कि ये महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। तो ये आप संधि याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इनके बारे में बस इतना याद रखोगे, जैसे कि इनके अगर आप क्षेत्र के बारे में याद रखो तो एक तो आपने श्रीनगर देखा, ठीक है। दूसरा आप याद रखोगे कश्मीर, पेशावर, लाहौर, ये सब एरिया जो था ये रंजीत सिंह के द्वारा देखा गया था, ठीक। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी हमने अभी आपको बताया लाहौर। कहां पर, तो लाहौर इनकी राजधानी थी, ठीक। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। 1758 में अफगानिस्तान का जो शासक था उस शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई और रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया और उस सेवा के बदले जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार उन्हें दे दिया। कौन थे, तो देखिए जमान शाह था जो अफगानिस्तान से पंजाब आए थे। उनका जो है चिनाब नदी में उनका हथियार वगैरह गिर गया और इस वजह से क्या किया गया, इन्होंने उनके तोप को वापस कर दिया। तो इसके बदले में उन्होंने इसको भेंट के स्वरूप में लाहौर इनको दे दिया, ठीक है। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। अदालत आला की स्थापना रंजीत सिंह कहां करेंगे, तो आप जानते हैं कि जहां आपका कैपिटल रहेगा वहीं तो आप अदालत आला की स्थापना करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी। तो एक तो आपको पता है रंजीत सिंह थे और सामने से कौन थे, तो ईस्ट इंडिया की तरफ से यानी अंग्रेज थे और अंग्रेज में कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। याद रखें कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। इन्होंने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। जमान शाह ने इनको लाहौर दिया था दान में, ठीक है। याद रखें कि पंजाब मतलब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का कब्जा हो गया था। और इधर आपको इसी में याद रखना है कि यहाँ पर आप देखो कि रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने अवसर मिले और 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो है शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठ गया था। तो ये सब पॉइंट को आप याद रखोगे, आपको इस समय कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इस पे उसने मेरी दूसरी आंख से। देखिए इसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मानना था कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि हम जो है सभी एक नज़र से देखें और इस वजह से उनकी दूसरी आंख जो है छीन ली गई थी। दिलीप सिंह के बारे में आप याद रखोगे कि ये जो है इसी सिख धर्म के मतलब रंजीत सिंह के अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में ये आए थे, ठीक। देखिए रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में, ये हमने अभी देख रखा। वह 12 वर्ष के ही थे। उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 97 ईस्वी तक प्रतिशासन प्रसिद्ध किया उन्होंने, जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे और वे शासनकाल चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया और रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 में क्या किया, कब्जा किया। 1802 में इन्होंने अमृतसर की संधि की। उन्होंने कहा था, उनका एक
स्टेटमेंट था कि ईश्वर की ये इच्छा है कि मैं सभी धर्म को एक नजर से, एक आंख से देखूं, ताकि इसी वजह से भगवान ने मेरी दूसरी आंख छीन ली है। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक। चलिए, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए, इसके जस्ट उत्तराधिकारी इनके बाद खड़ग सिंह जी आए थे। कौन आए थे? खड़ग सिंह, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठ गया था। कब? तो 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, सिख राज का अंतिम राजा कौन रहा? तो हमने अभी आपको बताया कि सिख राज का अंतिम राजा रहा दिलीप सिंह। कौन रहेंगे? तो दिलीप सिंह। तो याद रखेंगे कि सिख राज का अंतिम राजा महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 ईस्वी तक शासन किया था सिख धर्म में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विजय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विजय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। क्या एक स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? स्टेटमेंट तो बिल्कुल जो है ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर के साथ अगर हम जाएंगे तो ए जो है सही हो जाएगा। जैसे ही आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन रहा? तो हमने अभी देखा कि ये दिलीप सिंह रहे हैं अंतिम शासक। तो ये आप रिमाइंड करके रखिए, कौन रहे? तो दिलीप सिंह। नेक्स्ट आते हैं, ये हमने देख रखा है। चलिए, बिहार दरोगा 99 रुपया में आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज है। ये देखो, बिहार टेस्ट सीरीज 99 में है। इसमें ऑल सब्जेक्ट हैं, सारे ऑल सब्जेक्ट का आपको टेस्ट जो है मिक्स टेस्ट जीके जीएस का करवाया जाएगा। तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। ये देखें कि बिहार दरोगा जीके जीएस टेस्ट है, विथ एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर दीजिए। क्या 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया? महाराजा दिलीप सिंह के शमी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। दिलीप सिंह को 25 मतलब आपसे पूछ रहा है 2,50,000 रुपये वार्षिक नहीं, इनको 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दिया जाता था, 2,50,000 नहीं, ठीक है। याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय हो गया और अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 40,000 पाउंड लगभग मतलब मान के चलिए कि 4,50,000 की वार्षिक पेंशन दी जाती थी। पाउंड में दिया जाता था तो 4,50,000। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन परिषद का सदस्य बना? 3 परिषद का सदस्य कौन बना पंजाब की विलय के बाद? तो आप याद रखोगे कि HM एलियट। कौन बने? HM एलियट। देखिए, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन किया। 3 कौन थे? जिसमें आपको हेनरी लॉरेंस याद रखोगे, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल, ठीक है, सदस्य के रूप में नियुक्त हुए, तथा HM एलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टरी इन परिषद में सदस्य नहीं थे। तो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी रहा? हम जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर कब से कब तक चला? 1767 से 1769 तक। और इसमें आपको कौन रहे? तो हैदर अली। कौन रहेंगे? तो आपको बखूबी याद रखना है कि प्रथम आंग्ल मुस्लिम युद्ध मैसूर युद्ध में हैदर अली, मतलब फोन एक बार देख लूँ, बज रहा था, ठीक है। चलिए, कौन रहेंगे? तो हैदर अली। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदर अली। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कि प्रथम देख लीजिए एक बार एक्सप्लेनेशन। चलिए, आइए देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 69 में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे अंग्रेज हैदर के विरुद्ध त्रिगुट की संधि हुई। हैदर ने अपनी जो है कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग किया और प्रयास किया कि उन्होंने मराठा को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपने में मिला लिया जाए और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया गया। देखिए, इसमें कौन थे? तो मैसूर का राजा था, मराठा था और निजाम था, दोनों अलग हो गए। और क्या हुआ? त्रिगुट बिखर गया। और अंग्रेज का तो हमेशा से ये मानना ही था, फूट डालो और राज करो। उसी के बल पे इसने क्या किया? तो इस युद्ध में किया, बाकी जो है उन्होंने मिला लिया। तो बाद में अंग्रेज जो है हार गए और इसके बाद मद्रास की संधि हुई 1769 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल में मैसूर की एक? ये हम जानते हैं हैदर अली। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दे रहा है, ठीक। चलिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नॉर्वे के युद्ध में हराया था, मतलब हैदर अली को पोर्टो नॉर्वे के युद्ध में ब्रिटिश जनरल जिसने हराया था। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आप याद
रखोगे आयरकुट थे, इन्होंने ही इनको हराया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? फटाफट से 16 का करेक्ट आंसर दोगे तो याद रखोगे श्रीरंगपट्टनम उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति का दूतावास इसमें से कौन था जिसने स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने आधुनिक पद्धति का, और डिंडुगुल का पूछे तो हैदर अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीपुर में हराया था। कहां पर? तो पोल्लीपुर याद रखोगे। ठीक, पोल्लीपुर। 4 युद्ध हुआ है मैसूर का। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की राजधानी की मतलब किससे संधि के साथ किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या फिर नंदराज? ठीक है, दो तो आपको वैसे ही गलत है, डुप्ले और नंदराज। अब ए और सी में आप 19 का करेक्ट आंसर देंगे तो आप याद रखोगे श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको टीपू सुल्तान के साथ हो जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब हारे, कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो आपको पता होना चाहिए कि 1799 के युद्ध में ये मारे गए, ये अंतिम युद्ध था। ठीक है, करेक्ट हो गया 1799। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक सुमेलित करिए। प्रथम आंग्ल में हैदर अली पराजित हुए थे। क्या पराजित हुए थे? हैदर अली नहीं ना, हैदर अली की तो विजय हो गई थी ना, हैदर अली की विजय हो गई थी क्या? द्वितीय आंग्ल में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल में मैसूर में टीपू सुल्तान जो है युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल में टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया। चतुर्थ आंग्ल की बात करें, निम्नलिखित में एक सुमेलित कीजिए। क्या पूछ रहा है, एक को कैसे सुमेलित करें? क्वेश्चन ही कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को उन्होंने बनाया है कि चतुर्थ आंग्ल में। ठीक है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये शायद मिलाने वाला था, उन्होंने गलत तरीके से इसको मिला दिया। ठीक, चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है, 1 को 2 के साथ आपको मिलाना है। इलाहाबाद की संधि हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के बाद हो जाएगी, तो 4 4 4 ये 2 ऑप्शन कट गया। मैंगलोर, सालबई और मद्रास, मद्रास की संधि अभी आपने देखा कि यहाँ पर हो जाएगी 3, यानी कि आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर आपको ए हो गया और यहाँ पर आपको डी, तो डी में 3 आप देख लो। तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। तो अगर हम देखें मंगलौर की संधि तो 1784 में हो जाएगी और सालबई की संधि 1782 में हो जाएगी। तो 22 का करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊँ तो सी है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बेगम समरू, देखिए ये भी इन्होंने बार बार रिपीट किया, सरधाना इसका याद रखोगे, बेगम समरू का सरधाना। ठीक है, चलिए निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दाना खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति पर प्रारंभ किया। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई की। आमेर में सालवाई जय यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संग्रहित किया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण करवाया। 24 का करेक्ट आंसर आप सभी लोग देंगे फटाफट से। तो याद रखिए कि पूछ रहा है सही नहीं है, तो अली मर्दान जो थे इन्होंने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की प्रारंभ नहीं की थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और अगर पूछा जाए पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आपसे पूछ रहा है कि पलासी के युद्ध में सिराज उद दौला मीर, बिल्कुल ये सही है, ये षड्यंत्र के खिलाफ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, तृतीय आंग्ल में नहीं, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल तक चले, तो केवल 3 ऑप्शन सही होगा, जो इसमें नहीं है तो इसमें से इनमें से कोई नहीं पर आप जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में इस पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोनों में से एक तो बंगाल का पूछ रहा है, एक भारत का पूछ रहा है। 26 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में किसे माना गया? करेक्ट आंसर आप 28 का देंगे। तो हम जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये प्लासी का वॉर आपको पता है ना, इसी के बाद हुआ था, फिर बक्सर हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आप वॉरेन हेस्टिंग याद रखोगे कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई तो उस टाइम पे कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, चलिए आप BSSC कार्यालय परिचारी 2
2299 में आप सभी के लिए बैचेस प्रोवाइड करवाए ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड पीडीएफ प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास विथ होमवर्क सीरीज आप सभी के लिए ऑफर प्राइस में है, तो आप सभी लोग देख लो। नेक्स्ट देखो बिहार दरोगा आप सभी के लिए दिया गया है, तो आप सभी के लिए 99 में टेस्ट सीरीज है और बिहार दरोगा जीके जीएस टेस्ट सीरीज है। 99 में आपको बीएसएससी एग्जाम का 20,000 क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का 20,000 और जीके जीएस नोट 99 में 20,000। ठीक है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर आपके लीवर पर क्या, लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आप याद रखो। ठीक है, जो ऑप्शन अगर करेक्ट पहला ही आ जाएगा तो हम दूसरे पे क्यों जाएंगे। 10 दिन तक अगर कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है तो याद रखेंगे कि उसके लीवर में क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होता है, कहाँ, यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशी में ऊर्जा कहाँ पर जमा होगा। 32 का करेक्ट आंसर अगर आप देखना चाहो तो ये आपको ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होता है, कहाँ पर, तो ग्लाइकोजेन के रूप में ये आपको जमा हो जाएगा। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा सुगर वसा प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। सुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक साल शर्करा और अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों में उत्तकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होती है, तो आपको जमा हो जाती है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो हम जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है भाई, तो आपको ये लीवर है। क्या है, लीवर, जिसको आप क्या कहते हो, यकृत कहते हो। तो बस यही लिखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अच्छा, लीवर का अगर साइज पूछा जाए, यकृत का लगभग साइज तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा है, मतलब 15 सेंटीमीटर। और याद रखिए इसका अगर वेट पूछा जाए तो 1.5 किलोग्राम इसका वेट है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हमने अभी देखा है लीवर होता है। ठीक है, क्या होता है, तो लीवर होता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, निम्न अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होगा। पित्त का संचय क्या प्लीहा में होगा, अपेंडिक्स में, अग्नाशय में, पित्ताशय में। पित्त का संचय कहाँ होगा, तो हम जानते हैं कि गोल्ड ब्लैडर में, पित्ताशय में होगा। पित्त का संचय पित्ताशय में हो जाएगा। चलिए, बाइल जूस जिसे आप कहते हो। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, मतलब पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो रहता है, सुनते हो आप कि मतलब गोल्ड ब्लैडर में क्या हो गया, तो आपको स्टोन हो गया। ठीक है, गोल्ड स्टोन, तो ये मतलब किसका पाचन करेगा, ये किस वजह से होता है, इसका रीजन मुझे पता है। तो वसा जो जाके जमा हो जाती है वही आपको बाद में स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है और पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन द्वारा जमा होता है और पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के समय मतलब समस्या के उत्पन्न होती है। कोई बहुत लोग सोचते हो कि चावल के साथ उन्होंने पत्थर खा लिया, फिर पत्थर धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके गोल्ड ब्लैडर में जाके वसा यानी फैट संग्रहित हो रहा है तो दैट मीन्स आपका वही बाद में चल के क्या होगा, छोटे छोटे 12 mm, 13 mm, 10 mm, 9 mm, 8 mm, जिसका जितने पे पता चले उतने mm का पत्थर हो जाता है। ठीक है, चलिए, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार करो। HCl की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न लेता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया में क्षुद्रांत उत्पन्न होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसमें सही हो जाएगा कि HCl के मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी सेक्रेटिन रहती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन अमीनो एसिड मतलब के लिए होता है। देखिए, मतलब अमीनो अम्ल के लिए, तो आप जानते हो अमीनो के लिए क्या हो जाएगा, तो यूरिया हो जाएगा। अमीनो के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 38 का करेक्ट आंसर मैं बात करूं तो अमीनो के लिए पेप्सिन हो जाएगा, यूरिन के लिए यूरिया हो जाएगा, दूध के लिए लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि को मतलब बढ़ाता है। नए उत्तक, तो पनीर अगर आप खाओगे तो मानव शरीर में नया टिश्यू जो बनता है वो पनीर के बाद बनता है। पनीर खाने से आपकी बॉडी में नए टिश्यू आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपसे पूछ रहा है प्रोबायोटिक खाद के से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या प्रोबायोटिक खाद में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं, या प्रोबायोटिक खाद अंतःफ्लोरा संरक्षण सहायता देता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 14 का करेक्ट आंसर मैं बताऊं आपको तो दोनों ही इसमें आपको सही है। मतलब बिल्कुल ये जो है सजीव जीवाणु में विद्यमान होते हैं जो हमारे मानव शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं,
बिहार दरोगा 99 में आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज है, डेफिनेटली जुड़ो, आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। देरी नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो देरी नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 99 में है, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ रहा है न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जिनमें डैश होता है, क्या होता है इनमें, पोषक प्रोटीन खनिज, पोषक प्रोटीन वसा, पोषक आपसे विषाक्त प्रभाव या पोषक औषधि प्रभाव। 41 का करेक्ट आंसर बताइए, तो आप याद रखिएगा पोषक औषधि प्रभाव के लिए जाना जाता है, ठीक। चलिए देखिए कि आपसे अगर मैं पूछूं कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया, तो फंक ने भाई विटामिन का आविष्कार किया। किसका? विटामिन का। विटामिन में अगर आप देखोगे कि 1911-12 में पॉलिश वैज्ञानिक कश्मीर फंक ने, ठीक है, बार बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया और विटामिन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। विटामिन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आप समझ लो इस टॉपिक पे कि विटामिन होते हैं एक आपको जल में घुलनशील, एक जल में घुलनशील, क्या होते हैं? घुलनशील, और दूसरा आपको वसा में घुलनशील। किस में? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अगर आप जल वाले को देखोगे तो बी एंड सी है, और ये आपको क्या हो गया? ए डी ई के, तो ये सारे हैं। अब देखो, अगर आप ये देखो तो इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी। इसकी कमी से आपको स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग। अगर आप देखो ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, क्या होता है? तो रतौंधी। डी की कमी से आप देखते हो रिकेट्स हो जाते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होते हैं डी की कमी से? तो रिकेट्स, रिकेट्स। ई की कमी से इसको ब्यूटी ऑफ विटामिन भी कहा जाता है, और ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, आप जानते हो, बांझपन। आप बांध्यता जानते हो, बांध्यता, बांध्यता, ये सब लोग। और के की कमी से ब्लड जो है थक्का हो जाता है, ब्लड थक्का हो जाता है, ब्लड थक्का हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखोगे, ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो ये सारे विटामिन के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो आप मुझे बताइए। तो ये आप जानते हो कि ए मैकुलन, बी मैकुलन, सी जेम्सलिंड, डी क्या हो जाएगा? सही नहीं है। 43 का करेक्ट आंसर मुझे बताइए कि सही नहीं है। तो ये पॉल मूलर जो हैं, इन्होंने विटामिन डी की खोज नहीं की है, तो डी जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो डी की खोज किन्होंने की है? तो डी की खोज मुझे बताइए। तो विटामिन डी से संबंधित डीटीटी के कीटाणु की खोज इन्होंने की है, पॉल मूलर ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीटीटी कीटाणु की कीटनाशक की खोज, डीटीटी कीटनाशक छिड़काव जो होता है उसकी खोज किनके द्वारा की गई है? तो पॉल मूलर के द्वारा। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक या फिर जीवित जीव। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक हैं, अकार्बनिक हैं, जीवित है, तो ये आपको अकार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हो। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा गया? मतलब सहायक आहार जिससे आपकी बॉडी की क्या हो, तो ग्रोथ हो अच्छे से, तो वो विटामिन को ही कहा गया है, विटामिन, ठीक है। और टिश्यू का ग्रोथ हो जाएगा आपको प्रोटीन से। जीवधारी को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, इनमें से 15 धातुएं और प्रशुद्ध मात्रा में आवश्यकताएं होती है। वे कौन से हैं? देखिए, जो आपको मेनली प्रोवाइड करवाया जाएगा इस हिसाब से 15 धातु 25 की आवश्यकता होगी, जिसमें अगर आप देखो एक आपको पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसको एक जीवन जीने के लिए इसकी आवश्यकता लोगों को पड़ती है। यहाँ देखोगे आप जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। क्यों? प्रति मतलब यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे सर्वाधिक किसकी मानी जाएगी? अगर आप देखोगे ये आपको वसा यानी कि फैट की मानी जाएगी, ठीक है। किसकी मानी जाएगी? तो ये आपको फैट की मानी जाएगी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिलता है? इसमें केवल और केवल पोटेशियम मिलता है, जो कि हार्ट रोगी के लिए, कार्डियो पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। शायद आपसे पूछ रहा है राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से आपको क्या हो जाएगा? तो आपको कीलोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीलोसिस हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें पोटेशियम ही लगाया था ना? हाँ बिल्कुल, चलिए
सेब के लिए आपको क्या मिलेगा, तो सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है सेब के सेवन से, और इसमें बेसिकली पोटेशियम होता है। ठीक, चलिए मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग, अच्छा मैंने 49 का आपको आंसर बताया तो 50 पे सीधे आगे। कैलोरीज याद रखिएगा, अगर बॉडी में राइबोफ्लोविन की कमी हो जाएगी तो कैलोरीज बीमारी हो जाएगी। ठीक है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से किस रोग से बचते हैं जाता है, तो बेरी जो बी आप जानोगे B12 हो गया, ये सब चावल और गेहूं के आटों से प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हो कि सफ़ेद और पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं इत्यादि से आयमीन मात्रा प्राप्त नहीं होती, और ये मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ शामिल होते हैं और वह शरीर में आयमीन की कमी करता है। तो इसलिए B1 बेरी का ये प्रवर्तक होता है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ रहा है आप सभी को। BSSC कार्यालय परिचारी 299 में आप सभी के लिए हो ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिहार दरोगा 99 में है, टेस्ट सीरीज है, आप सभी के लिए ज्वाइन करें फटाफट से। और सेम आप देखोगे कि बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन है, और बिहार दरोगा के लिए आपको BSSC के लिए और साथ में GK GS के लिए 99 में आप सभी के लिए बहुत सारी बैचेज को प्रोवाइड करवाया गया है। तो डेफिनेटली जुड़े और देरी नहीं करेंगे बच्चे, क्या नहीं करेंगे, तो देरी नहीं करेंगे, आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया। ठीक है, चलिए धन्यवाद, कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। आप लोग क्लास देखिए, सेशन देखिए, एंजॉय करिए। ठीक, चलिए।